हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा है। मैं बात कर रहा हूँ नीट 2024 की। इस साल इस पेपर में 23 लाख बच्चे बैठे थे, लेकिन जो रिजल्ट आए उसको देख करके वो बच्चे और उनके पेरेंट्स सभी चौंक गए। देखिए, बात केवल इन 23 लाख बच्चों की नहीं है, बात हर एक स्टूडेंट की है जो एक फेयर चांस चाहता है कि उसको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन का फेयर चांस मिले। इस एग्जाम के लिए बच्चे पूरी पूरे साल तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं। अगर हम एक एवरेज नीट एस्पायरेंट की बात करें तो वो 10 से 14 घंटे मेहनत करते हैं ताकि वो इस एग्जाम को क्रैक करके एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एंट्री ले पाएं। लेकिन इस बार जो उनके साथ स्कैम हुआ उसको लेकर के पेरेंट्स और बच्चे सभी परेशान हैं। देखिए, ये जो नीट एग्जाम है ये सिर्फ मेडिकल कॉलेज का एग्जाम नहीं है। अगर आप इसको देखें, इसके साथ जुड़े लोगों को देखें, उनकी भावनाओं को समझें, नीट के लिए कई पेरेंट्स अपना सब कुछ बेच करके अपने बच्चों को बड़ी बड़ी महंगी महंगी कोचिंग्स में भेजते हैं ताकि उनका बच्चा आगे चल करके एक अच्छा डॉक्टर बन पाए और उनको उस गरीबी के दलदल से बाहर निकाल सके। तो हम जानते हैं कि ये जो नीट का एग्जाम है ये केवल डॉक्टर बनाने का एग्जाम नहीं है, ये बहुत सारे परिवारों की किस्मत बदलने का एग्जाम है। इस एग्जाम के लिए बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन एक करके तैयारी करते हैं। ऑलरेडी कंपटीशन बहुत टफ है क्योंकि हमारे देश में कॉलेजेस कम हैं, सीट्स कम हैं, लेकिन जो बैठने वाले बच्चे हैं उनका नंबर बहुत ज्यादा है। एक एक सीट पर कई कई हजार बच्चा होता है। तो इस हिसाब से तो बच्चों के लिए कंपटीशन ऑलरेडी इतना टफ है, बच्चे ऑलरेडी इतने इमेंस प्रेशर के अंडर इस पेपर को देते हैं। ऐसे में अगर उनके साथ रिजल्ट में स्कैम कर दिया जाएगा तो किस तरह से उस बच्चे का जो मानसिक संतुलन है वो कैसे बनेगा। आप खुद सोचिए, वो बच्चा किस तरह से समझेगा कि उसके साथ ये क्या हुआ। उसने पूरा साल लगा करके तैयारी करी, मेहनत करी, लेकिन लास्ट में उसे हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ अमीर लोगों ने पैसे दे करके रिजल्ट को अपने मुताबिक चेंज करवा लिया, पेपर लीक करवा लिया, और ये सारी चीजें हमारे एजुकेशन सिस्टम पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देती हैं। पेपर्स का लीक होना या गलत तरह से पेपर करवाना हमारे देश में आजकल एक बहुत कॉमन बात हो चुकी है। अगर आप 10 मई की रिपोर्ट को ही देखें तो 10 मई में गोधरा में, गुजरात में पुलिस ने एक रैकेट को पकड़ा जो बच्चों की मदद करता था इस नीट के एग्जाम में बैठने के लिए या उनकी जगह पेपर देने के लिए, और इस काम के लिए वो बच्चों से 10-10, 15-15 लाख रुपए वसूल रहे थे। ठीक इसी तरह 11 मई को एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें बिहार में पेपर बेचते हुए पेपर को व्हाट्सएप ग्रुप पर लीक किया गया, और वो जो पेपर था बिहार में उसमें 13 लोगों को पकड़ा पुलिस ने। बाद में भले ही इस रिपोर्ट को दबा दिया गया हो, लेकिन हमारे देश में पेपर्स का लीक होना एक आम बात बन चुका है। ये एक गलत तरीका है क्योंकि जो बच्चा मेहनत करता है उसके साथ तो ये सरासर नाइंसाफी होती है। वो बच्चा जो मेहनत करके पढ़ता है उसके साथ तो ये नाइंसाफी होती है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो पेपर खरीद सके, पेपर को लीक करवा सके। लेकिन जो लोग ये पेपर लीक करवाते हैं उनके पास पैसा है तो वो कुछ भी करेंगे क्या? ये हमारे एजुकेशन सिस्टम पर एक बड़ा सवाल है कि हर साल पेपर इतनी आसानी से कैसे लीक हो सकते हैं। पिछले 5 सालों में हमारे देश में 41 ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो कि रिपोर्टेड हैं, जिनकी रिपोर्ट हो पाई है, जहां पर ये पेपर लीक के बारे में पता चला है या गलत तरीके से माल प्रैक्टिस कराई गई एग्जाम्स कंडक्ट करवाने में। ये तो सिर्फ वो केसेस हैं जिनकी रिपोर्ट हुई है, ना जाने ऐसे कितने केसेस होंगे जो अनडॉक्यूमेंटेड चले जाते हैं। तो ये पेपर लीक हमारे देश में एक आम बात हो चुकी है जो कि एक पढ़ने वाले मेरिटोरियस स्टूडेंट के साथ सरासर नाइंसाफी है। इस बार का जो नीट एग्जाम था ये भी शुरू से ही शक के दायरों में घिरा हुआ है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों है। 9 फरवरी 2024 को नीट के रजिस्ट्रेशन ओपन करे गए। 1 महीने का टाइम दिया गया और जो डेडलाइन थी वो 9 मार्च 2024 रख दी गई। फिर 9 मार्च को ये डेडलाइन 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई, शायद किन्हीं कारणों की वजह से या कुछ बच्चों की वजह से जो कि शायद पेपर को, जो इसके रजिस्ट्रेशन को टाइम से नहीं कर पाए होंगे। लेकिन बाद में ये रजिस्ट्रेशन लिंक 9 से 10 अप्रैल के बीच में फिर दोबारा एक्टिव हुआ। उसके बाद 11 से 15 अप्रैल के बीच में करेक्शन विंडो ओपन करी गई। तो ये नीट एग्जाम को लेकर के ये तो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत
दिक्कत लगी भी लोगों को, लेकिन बाद में जो मेन मुद्दा उठा वो तब उठा जब इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। देखिए, जो तारीख थी रिजल्ट डिक्लेयर करने की वो थी 14 तारीख, 14 जून को होना था ये रिजल्ट डिक्लेयर। 5 तारीख को पेपर कराया गया, 5 मई को, 14 जून इसकी रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट बताई गई थी। लेकिन अचानक से एनटीए ने बिना किसी इंफॉर्मेशन के 4 जून को ये रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। 4 जून वही तारीख थी जिस दिन पूरे देश का मीडिया इलेक्शन को कवर करने में बिजी था। चुपचाप से ये रिजल्ट उसके बीच में रिलीज कर दिया गया ताकि किसी मीडिया हाउस की इस पर नजर ही ना पड़े। ये सब इस रिजल्ट को छुपाने का या दबाने की एक साजिश नजर आती है। अगर आप देखें ध्यान से, यहां पर जो इस बार रिजल्ट आया उसमें 67 टॉपर्स आए। टॉपर्स वो जिनके 720 में से पूरे 720 अंक आए हैं। ये आज तक की नीट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा नंबर है जिसमें इतने ढेर सारे स्टूडेंट्स फुल स्कोर कर पाए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं था कि नीट का पेपर आसान था। इतने सारे बच्चे एक साथ कैसे टॉप कर सकते हैं? अगर हम पुराने स्कोर्स को देखें तो जो 2023 का नीट था उसमें केवल 2 बच्चे ऐसे थे जो 720 में से 720 ला पाए थे। अगर हम 2022 में जाएं तो 4 बच्चे थे जो 715 ला पाए थे। उस साल का टॉप स्कोर 715 था, 720 को छू भी नहीं पाया था कोई भी बच्चा। उससे पिछले साल जाएं 2021 में तो केवल 3 स्टूडेंट थे जो 720 का स्कोर ला पाए। लेकिन इस बार के रिजल्ट में 67 स्टूडेंट्स हैं जो 720 में से 720 का स्कोर ला पाए हैं। ये अपने आप में एक चौंका देने वाला रिजल्ट है, क्योंकि इस तरह का रिजल्ट नीट की हिस्ट्री में कभी नहीं मिल पाया है। अगर हम देखें जो एक्सपर्ट्स का, अब इसके बारे में एनटीए ने क्या कहा? एनटीए ने कुछ कारण दिए। एनटीए ने कहा कि जो पेपर था इस साल पेपर आसान सेट हुआ, लेकिन अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखें जो कि 6 मई को जारी हुई थी, पेपर 5 मई को था। 6 मई को टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं बड़े बड़े, उनके टीचर्स से बात करी तो वहां पर टीचर्स का कहना था कि इस साल का पेपर लेंथी था और उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि इस बार का मेरिट नीचे जाएगा। लेकिन होता क्या है? होता बिल्कुल उल्टा है। इस बार का मेरिट तो ऐसी ऊंचाई पर चला जाता है जिसको शायद दोबारा कभी नीट के पेपर में दोबारा छुआ नहीं जा पाएगा। 67 टॉप स्कोरर्स होना अपने आप में कोई मजाक बात नहीं है। ऐसा स्कोर पॉसिबल नहीं होता। और दिक्कत कहां आती है? दिक्कत यहां आती है केवल 720 नंबर नहीं दिए गए, कुछ जगहों पर कुछ बच्चों के 718 और 719 नंबर भी दिए गए हैं, और जो कि मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है। जब पेरेंट्स ने रिजल्ट्स को खंगाला तब उन्होंने पाया कि कुछ बच्चों के 718 719 नंबर हैं, जो कि मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। देखिए, 4 नंबर का एक सही जवाब होता है। अगर जवाब ना दे तो 4 नंबर कम हो जाते हैं। तो अगर कोई बच्चा जवाब ना दे तो 720 से सीधा उसके 716 हो जाएंगे, और अगर वो गलत जवाब दे दे तो -1 होने की वजह से उसके 715 नंबर हो जाएंगे। यानी 715, 716, उसके बाद सीधा 720 पॉसिबल है। 718, 719 पॉसिबल ही नहीं है। इसके बारे में जब एनटीए से सवाल किए गए, एनटीए ने अपने आप कुछ नहीं बोला है। एनटीए से जब सवाल करे गए तब एनटीए ने बताया कि उसने ग्रेस मार्क्स दिए हैं बच्चों को। अब ग्रेस मार्क्स ऐसे कैसे दिए जा सकते हैं? ग्रेस मार्क्स का कॉन्सेप्ट क्या है? कैसे ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे? ठीक, अब अगर हम ग्रेस मार्क्स का केस देखें तो जो 67 टॉपर्स थे उसमें से 50 टॉपर्स ग्रेस मार्क्स की वजह से बने थे, जो कि अपने आप में एक अचंभित करने वाली बात है कि आपने टॉपर बना दिए ग्रेस मार्क्स दे करके, वो भी 67 में से 50 टॉपर्स, 75% से ज्यादा टॉपर आपके ग्रेस मार्क्स से बने हैं। ये किस तरह के टॉप हुए? ये तो उन बच्चों के साथ नाइंसाफी थी जो कड़ी मेहनत से पेपर देते हैं। और इन्होंने कारण क्या दिया? एनटीए ने कहा कि 44 स्टूडेंट्स को, 44 स्टूडेंट्स को उन्होंने ग्रेस मार्क इस वजह से दिए क्योंकि आंसर की में एक क्वेश्चन के साथ उनको कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन क्या था अभी उसको भी डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चन भी हम देखेंगे। कुछ सेट्स में वो क्वेश्चन नंबर 17 था, बड़ा सिंपल सा फिजिक्स का सवाल था, वो भी अभी समझते हैं उसमें क्या कहा। और जो बाकी बचे 6 टॉपर इन्होंने बनाए वो इसीलिए क्योंकि उनको टाइम रिलेटेड इश्यूज को कहा गया। भाई, अगर आपने बच्चों को टाइम कम दिया था तो आप उनसे
पेपर के लिए टाइम ज्यादा देते थे। ये ग्रेस मार्क का कॉन्सेप्ट कहां से लाए? जिस ग्रेस मार्क की बात एनटीए कर रहा है, जिस सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग की वो बात कर रहे हैं, उस हियरिंग में तो ये साफ साफ कहा गया था कि ये ग्रेस मार्क का जो कॉन्सेप्ट है ये CLAT के एग्जाम्स के लिए दिया गया था और साफ साफ लिखा गया था कि ये ग्रेस मार्क का कॉन्सेप्ट आप इंजीनियरिंग या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में नहीं लगा सकते। ये फॉर्मूला आप उसमें नहीं लगा सकते, बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं था। कोर्ट ने अपने फैसले में ये साफ साफ बात कह दी थी। अब देखते हैं वो जो सवाल जिसको एनटीए ने कहा, जिसके कंफ्यूजन की वजह से बच्चों को मार्क्स दिए गए। क्वेश्चन क्या था? देखिए, बड़ा सिंपल से लॉजिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन था, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। हाँ भाई, एक एटम के पास जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बात सही है। एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। अब ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये वैलिड नहीं है हर एटम के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में। जो हेवियर एलिमेंट्स होते हैं वो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, तो वो स्टेबल होते ही नहीं है, दे आर नॉट स्टेबल। ठीक है ना? तो वो अपने कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, तो एमिशन स्पेक्ट्रम अलग केस हो गया। यहां पर तो रेडियो एक्टिव डीके की वजह से अल्फा बीटा गामा डीके होता है। तो ये जो स्टेटमेंट 2 है ये गलत है, स्टेटमेंट 1 ठीक है। तो अगर हम देखें, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही बैठता है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। लेकिन एनटीए ने कहा कि कुछ एनसीईआरटी में, कौन सी एनसीईआरटी? 2018 से पहले वाली जो एनसीईआरटी है उसमें ये जो स्टेटमेंट 2 है ये लिखा हुआ था, इसीलिए उस कंफ्यूजन की वजह से हम स्टेटमेंट 2 को भी सही आंसर मानेंगे। अरे भाई, अगर किताब में गलती थी तो वो 2018 में आपने सुधार तो दी थी। उसके बाद अगर कोई वो किताब पढ़ रहा, कौन पढ़ रहा है पहले बताओ? जो इतने 7 साल पुरानी किताब कौन पढ़ रहा है? सब लेटेस्ट एडिशन परचेज करते हैं किताब का। तो उसकी वजह से आपने एक गलत जवाब को सही कैसे मान लिया? मतलब अगर आप किताब में गलत छाप देंगे तो गलत भी सही हो जाएगा। ये कैसा इंसाफ है उन बच्चों के साथ जो सही पढ़ के गए थे, जिन्होंने सही जवाब को चुना? उनके साथ तो नाइंसाफी हुई, क्योंकि जिन्होंने गलत टिक लगा दिया उनको भी यहां पर नंबर दे दिए गए। जरूरी थोड़ी है कि जिस बच्चे ने ऑप्शन 2 को चूज किया हो उसने वो 2018 से पहले वाली किताब ही पढ़ी हो सकता है उसने सिर्फ गलत ही टिक लगा दिया, उसको एक्चुअली में एक कंफ्यूजन था इस कॉन्सेप्ट के साथ। तो ये तो उन बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई जिन्होंने सही उत्तर चुना था। और ज्यादा शक तब होता है जब पेरेंट्स रिजल्ट्स को खंगालते हैं और पाते हैं कि वो जो टॉपर्स थे, 67 टॉपर्स, उनमें से 6 टॉपर एक ही सेंटर से थे। झज्जर के एक ही सेंटर पर 6 टॉपर्स आपने बना दिए। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये सारी चीजें अगर आप देखें बच्चों, ये इशारा करती हैं किसी ना किसी स्कैम की तरफ। इसीलिए लोग इसको एनटीए स्कैम बुला रहे हैं और एनटीए परेशान है इस चीज को लेकर के। और अब तक इस पूरे मामले में हमारी सरकार की ओर से चुप्पी थी। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने इस पर कुछ नहीं कहा था। अभी जो लेटेस्ट खबर आई थी उसके हिसाब से यह है कि सरकार ने, हाईकोर्ट ने तो इस केस की एक हियरिंग को 5 जुलाई के लिए शिफ्ट कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। और एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में जो आलक पांडे वर्सेस एनटीए का जो केस था उसमें एनटीए ने यह कहा है कि हम अब उन 1563 बच्चों का एग्जाम दोबारा कंडक्ट कराएंगे। लेकिन इस बात की कैसे श्योरिटी है कि वो केवल 1563 बच्चे ही थे जिनके साथ एनटीए ने ये सब घपलेबाजी करी? हम इस बात के लिए कैसे श्योर हों? वो भी एक ऐसी एजेंसी जिसका गठन इसलिए किया गया था, ऑटोनॉमस एजेंसी जिसका गठन इसलिए किया था कि एग्जाम्स जो हैं वो फेयर तरीके से कराए जाएं। लेकिन यहां पर तो ये खुद एजेंसी ही सारी गड़बड़ घोटाले करने में लगी हुई है, अपने स्टेटमेंट बार बार बदल रही है। तो ऐसे में हम कैसे माने कि जो आंकड़े एनटीए ने जारी किए हैं 1563 ये सही आंकड़े हैं? अब जाकर के हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने, कि वो इस मामले को अपने आप खुद इसमें कमेटी बिठा करके इसके बारे में डिटेल्स निकलवाएंगे और इसकी जांच करवाई जाएगी। तो अब देखते हैं इस जांच का क्या नतीजा आता है। लेकिन बच्चों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपका रिजल्ट चाहे कुछ भी रहा हो, चाहे आपका सिलेक्शन हुआ हो या ना हुआ हो, बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है बच्चों, और किसी भी तरह का गलत कदम आपको नहीं उठाना है।
देखिए, ये जो एक एग्जाम है, ये आपकी किस्मत का जो फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये आपकी किस्मत नहीं बदल सकता। याद रखिए, ये सिर्फ एक एग्जाम है। इसके अलावा जिंदगी में और बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे और बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ करके यही रिक्वेस्ट है बच्चों, कि जिनका सिलेक्शन किसी वजह से नहीं हो पाया है, किन्हीं कारणों की वजह से उन्हें कॉलेज नहीं मिला है, तो प्लीज वो बच्चे किसी भी तरह का कोई गलत कदम ना उठाएं। हम सब आप लोगों के साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।